प्यारे बच्चों, आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लास्ट चैप्टर दैट इज कैपेसिटेंस स्टार्ट करने वाले हैं। और ये 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। तो इसको बहुत अच्छे से थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल अप्रोच के साथ में हम लोग बहुत अच्छे से आज करने वाले हैं। तो लेट अस स्टार्ट। कैपेसिटेंस, व्हाट इज कैपेसिटेंस? इट इज द कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज। चार्ज को होल्ड करने की कैपेसिटी या एबिलिटी इज नोन एज द कैपेसिटेंस। ठीक है, चार्ज को होल्ड करने की जो कैपेसिटी है उसको हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। और द डिवाइस विच कैन होल्ड द चार्ज इज कॉल्ड एज द कैपेसिटर। एक ऐसा डिवाइस जो चार्ज को होल्ड कर सके उसको हम बोलते हैं कैपेसिटर। ये आपका स्फेरिकल भी हो सकता है, सिलेंड्रिकल भी हो सकता है, या फिर पैरेलल प्लेट की फॉर्म में हमें देखने को मिलेगा। तो उसके बारे में हम वन बाय वन बात करेंगे। तो सबसे पहले हम एक सिंपल कंडक्टर की बात करते हैं। इसका रेडियस कितना, आर। तो ध्यान से देखो, अगर इस पर मैं चार्ज प्रोवाइड करने की बात करूं, इसको चार्ज करने की बात करूं, तो जितना ज्यादा आप इस पर चार्ज, है ना, इसके ऊपर जितना चार्ज आप गेन कराओगे तो उतना ही इसका पोटेंशियल क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इतना ही क्या होगा, राइज इन दी पोटेंशियल होगा, राइट। तो हम ये कह सकते हैं कि पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी चार्ज, या हम ये कह सकते हैं कि चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी पोटेंशियल। जितना ज्यादा पोटेंशियल होगा उतना ज्यादा चार्ज डेवलप होगा। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू, देखो प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट हम डालेंगे दैट इज C। तो Q इज इक्वल टू CV में ये जो C हमने कांस्टेंट यूज किया बेटा, इसी को बोलते हैं कैपेसिटेंस। इसी को क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस। अब बात करते हैं यूनिट की। यूनिट ऑफ द कैपेसिटेंस क्या है बेटा? तो C की वैल्यू यहां से कैलकुलेट करो तो C आपका आएगा Q बाई V। Q बाई V। तो चार्ज का यूनिट बोले बेटा कूलम, पोटेंशियल का यूनिट बोले वोल्ट। तो कूलम पर वोल्ट, और इसी यूनिट को हम बोलते हैं फेरेड। ये फेरेड काफी बड़ा यूनिट होता है, तो प्रैक्टिकली इसको हम यूज नहीं करते हैं। बेसिकली एक फेरेड का कैपेसिटर बनाना इम्पॉसिबल है। तो ये आपको माइक्रो फेरेड की फॉर्म में या पीको फेरेड की फॉर्म में आपको दिखाई देगा। जब भी हम न्यूमेरिकल्स कर रहे होंगे तो पीको फेरेड या माइक्रो फेरेड की फॉर्म में आपको मिलेगा। ठीक है, बेशक इसका ऐसा यूनिट क्या है, फेरेड, लेकिन हम यूज क्या कर रहे होंगे, इन द फॉर्म ऑफ माइक्रो फेरेड या फिर पीको फेरेड। ओके, डायमेंशंस की बात कर लेते हैं। डायमेंशंस इसकी होंगी बेटा M-1 L-2 M-1 L-2 T4। और एम्पियर की पावर कितनी, 2 A2। ये इसकी डायमेंशन होती है ना। आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है डायमेंशन को। ठीक है ना, डायमेंशन को बड़े आराम से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, यहां से देखो, C इज इक्वल टू Q बाई V। तो चार्ज का डायमेंशन होगा आपके पास में 80 डिवाइडेड बाई Q बाई V। अब नीचे क्या है, पोटेंशियल। नीचे क्या है, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल का क्या होगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और चार्ज नीचे है 80। तो ये दोनों टर्म्स आपके ऊपर जाएंगी तो A स्क्वायर और T स्क्वायर, और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट आप नीचे नीचे रखोगे तो आपको ये पर्टिकुलर डायमेंशन मिल जाएगी। ठीक है ना, ये वाली पर्टिकुलर डायमेंशन आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट देखिए, तो कैपेसिटर जैसे हमने बात करी, इट मे बी स्फेरिकल, इट मे बी सिलेंड्रिकल एंड इट मे बी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर की बात हम करें तो अगर मैं होलो स्फीयर की बात करूं, थोड़ी देर के लिए होलो स्फीयर की बात करूं या कंडक्टिंग स्फीयर की बात करूं, तो चाहे वो कंडक्टर हो चाहे वो होलो स्फीयर हो, जो एक्स्ट्रा चार्ज हम इसको देते हैं, जो एक्स्ट्रा चार्ज हम देंगे, दैट विल रिजाइड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टर। बेशक वो होलो हो या आपका कैसा हो, सॉलिड हो। लेकिन नॉन कंडक्टिंग है अगर, तो नॉन कंडक्टिंग आपके पास में अगर कोई भी क्या बोलते हैं, स्फेयर स्फेयर जैसा कुछ मटेरियल हो, तो उसके विद इन दी वॉल्यूम, उसके विद इन दी वॉल्यूम चार्ज रिसाइड करता है। लेकिन अगर कंडक्टर है या फिर यूं कहें कि होलो स्फेयर है, तो इन दोनों ही केसेस में चार्ज आपका कहां रहेगा, आउटर सरफेस पे रहता है। तो इसका पोटेंशियल हमने देखा था बहुत अच्छी तरह से, कितना होता है बेटा पोटेंशियल सरफेस की अगर हम बात करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज कितना सर, Q बाई रेडियस कितनी, R।
तो के क्यू बाई आर करके हमने इसको याद किया था बेसिकली, के क्यू बाई आर करके। तो के की वैल्यू कितनी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। नाउ अगर हम इसको एज ए कैपेसिटर यूज करना चाहें, एज अ कैपेसिटर यूज करना चाहें, क्यों? क्योंकि चार्ज तो इसने भी होल्ड किया हुआ है, तो इट मींस इट मे बी रिफर्ड एज दी कैपेसिटर। बिल्कुल ठीक है सर। तो कैपेसिटेंस अगर इसका मैं कैलकुलेट करने की बात करूं, तो Q इज इक्वल टू सी वी, आप ध्यान रखें हमेशा Q इज इक्वल टू सी वी। तो C आपका हो जाएगा Q बाई वी, Q बाई वी। तो बेटा Q बाई वी की वैल्यू बोलो सर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बाई आर। देखो Q से आपका Q कैंसिल आउट होगा और ये टर्म आपकी आ जाएगी ऊपर। तो C की वैल्यू आपके पास में आ गई बेटा कितनी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये आपका आता है कैपेसिटर ऑफ अ स्फेरिकल बॉडी, कैपेसिटर ऑफ अ स्फेरिकल बॉडी। क्लियर हुई बात या नहीं? जहां पर आर इज द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल बॉडी एंड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज द कांस्टेंट। ठीक है, तो यहां से आप किसी भी स्फेरिकल बॉडी का कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर हम आपसे बात करें कि अगर फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, अगर हम अर्थ को एज अ कैपेसिटर यूज करना चाहें, तो उसका कैपेसिटेंस कितना होगा? ठीक है, उसका कैपेसिटेंस कितना होगा? ठीक है, तो वी नो दैट रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6400 किलोमीटर, या फिर यूं कहें 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। तो सर इसका कैपेसिटेंस अगर हम कैलकुलेट करें, तो सर इट विल बी C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बेटा होती है 9 इंटू 10⁻9। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/9 9 इंटू 10⁻9 लिख सकते हैं इसको। क्लियर एकदम सर। इंटू रेडियस कितनी बेटा, 6.4 इंटू 10⁻6। तो इसकी सी की वैल्यू आ जाएगी बेटा 711 माइक्रोफेरेड। कितनी आ जाएगी, 711 माइक्रोफेरेड। ठीक है, ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है, देख लीजिए इसको ध्यान से। अर्थ का कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ द अर्थ। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बेटा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, हमने ये देखा था कि अगर हमारे पास में कोई प्लेट है ना, तो उस प्लेट की अगर हम बात करें, तो इट might be considered as the infinitely long if a point is very close to the plate। क्लियर एकदम। और इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वेरिएशन आ रही थी, वो बेटा थी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट वैल्यू आ रही थी। ठीक है सर। और अगर इसको हम पॉजिटिवली चार्ज करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका अवे फ्रॉम द प्लेट था, और अगर नेगेटिवली चार्ज इसको हम करते हैं, तो टुवर्ड्स द प्लेट आता है। कितना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब मैं क्या काम करता हूं, ऐसे एक स्क्वायर प्लेट लेता हूं। ठीक, स्क्वायर प्लेट जिसकी साइड ए और विड्थ भी कितनी है, ए। तो ए स्क्वायर इसका एरिया हो गया, हम मान लेते हैं एरिया इसका कैपिटल ए। ठीक है, तो ऐसी ही प्लेट मैंने, देखो ये आपका प्लेट इस तरह से है बेसिकली, लेकिन मैं इन दी फॉर्म ऑफ लाइन आपको शो कर रहा हूं। तो ये एक स्क्वायर प्लेट हो गई जिस पर चार्ज कितना दिया हमने, +Q। और ऐसी स्क्वायर प्लेट हमारे पास में इधर है, जिस पर हमने चार्ज दिया कितना, -Q। अगर हम इन दोनों को एडजेसेंट प्लेस कर दें, क्या कर दें, एडजेसेंट प्लेस कर दें, तो टेंडेंसी टू होल्ड दी चार्ज दोनों की क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सोचो अगर ये नेगेटिव ना होता, तो इस पर हम इतना पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट नहीं कर पाते, यहां से आपकी लीकेज स्टार्ट हो जाती कोरोना डिस्चार्ज की वजह से। अब हम नेगेटिव प्लेट को इसके पास में अगर ले आते हैं, तो चार्ज को देखो क्या हो जाएगा, होल्डिंग करने की जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो गई है। तो हम ये कह सकते हैं सर कि ये हमारे पास में एक ऐसा डिवाइस बन गया जिस पर हम चार्ज को क्या कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। ठीक, तो इट इट मे बी रिफर्ड एज दी कैपेसिटर। तो ये बहुत अच्छी डिवाइस बन गई हमारे पास में, जिसको हम बोलते हैं क्या, कैपेसिटर। ठीक, तो यहां पर इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है डी, एरिया कितना मैंने बोला सर, एरिया है इसका भी ए है और इस प्लेट का भी क्या है, ए। अब ध्यान से देखो, इससे जो निकलने वाला फील्ड होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, किधर, अवे फ्रॉम दी प्लेट। और इस नेगेटिव प्लेट की तरफ भी फील्ड आएगा आपका कितना सर, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों की डायरेक्शन सेम, तो हम दोनों को क्या कर सकते हैं, ऐड।
तो नेट फील्ड बेटा आपके पास में आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पहली बात, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फील्ड आ गया कितना, किसके अंदर, दोनों प्लेट्स के अंदर। बाहर अगर हम देखें अगर, तो फील्ड की वैल्यू 0, क्यों सर, इससे इधर आएगी और नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएगी, तो नेट फील्ड हो जाएगा बाहर आउटसाइड कितना, 0। और इधर भी कितना हो जाएगा फील्ड आपका, 0। तो मतलब हमारी जो एनर्जी है वो भी वेस्ट नहीं हो रही। तो विद इन द प्लेट्स आपके पास में फील्ड आपको अवेलेबल हो गया, पहली बात। तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका सेटअप हो चुका बिटवीन दी प्लेट्स। कितना, फील्ड की वैल्यू कितनी है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये कैसी वैल्यू है सर, कांस्टेंट वैल्यू है। ये वैल्यू कैसी है, कांस्टेंट वैल्यू है। बहुत अच्छी बात ये सामने आई, कैसी वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है, पहली चीज। अब अगर हम एलोंग द फील्ड चलें तो पोटेंशियल क्या करता है, डिक्रीज। पोटेंशियल क्या करता है, डिक्रीज। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास में, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपके पास में कैसा है बेटा, यूनिफॉर्म है या कांस्टेंट है, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू डीवी बाई डी आर। तो अगर ये यूनिफॉर्म है तो मीन्स ये वाली रेट भी यूनिफॉर्म होगी। तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं v बाई डी से, किसको, E को, है ना। E इज इक्वल टू डीवी बाई डी आर को हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे, कि E इज इक्वल टू वी बाई डी, जहां पर v इज द पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स एंड d इज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। तो यहां से अगर मैं v की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूं तो बेटा कितनी आएगी, E इंटू डी। ये बहुत अच्छी बात आई हमारे सामने, E इंटू डी इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल बिटवीन दी प्लेट्स, ठीक है। तो यहां अगर हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, सिर्फ देखो यहां पर किसकी बात करी हमने, केवल मैग्नीट्यूड की बेटा, ठीक है ना। वैसे तो माइनस डीवी बाई डी आर आएगा, बट वैसे मैग्नीट्यूड की बात करें तो डीवी बाई डी आर। तो पोटेंशियल आपके पास में आ गया E इंटू डी। और E कितना मैंने बताया आपको, सर E बताया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आपने वैल्यू पुट कर दी। और सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। सिग्मा क्या होता है बेटा, चार्ज पर यूनिट एरिया। सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, है ना। जैसे लेमडा की हमने बात करी थी कि चार्ज पर यूनिट लेंथ आपका क्या होता है, लेमडा, यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी। ऐसे ही सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज पर यूनिट एरिया इन प्लेस ऑफ सिग्मा हम यहां पर पुट कर सकते हैं। तो चार्ज पर यूनिट एरिया मैंने इसकी जगह रख दिया। तो डी एज इट इज और एप्सिलॉन नॉट एज इट इज। तो अब C इज इक्वल टू कितना होता है सर, Q बाई V। C इज इक्वल टू कितना, Q बाई V, क्योंकि Q इज इक्वल टू CV। तो Q बाई V से हम C की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो Q बाई इस V की वैल्यू को, ये किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं हम, V की वैल्यू कैलकुलेट करके ला रहे थे, इसको हम यहां रख देते हैं। तो क्यू डी बाई ए एप्सिलॉन नॉट आपका ऊपर आ जाएगा। क्यू से आपका देखो क्यू कैंसिल आउट हुआ, तो ये वैल्यू आई आपके पास में ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, दिस इज द रिक्वायर्ड कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इज इट ओके, इज इट ओके। तो आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखेंगे, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ये कब है, ये तब है जब आपके बिटवीन द प्लेट्स की अगर हम बात करें आपके पास में, तो कोई भी मीडियम ना हो, या तो एयर हो या फिर वैक्यूम। ये वैल्यू तब आई। अब देखो, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन आता है इसमें से, बोर्ड में अक्सर पूछ लिया जाता है। तो एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, देखो एनर्जी कैसे निकालेंगे हम, देखो यहां पर आपके पास में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V। तो अगर हम छोटे से चार्ज को इसके पास में या एक्सिस चार्ज देने की कोशिश करें, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन, जो छोटा सा अमाउंट ऑफ वर्क डन कैलकुलेट करोगे, वो आएगा आपके पास में V इंटू डी क्यू, वो छोटा सा चार्ज इंटू वो पोटेंशियल। क्यों सर, पोटेंशियल इंटू चार्ज अगर आप करते हो तो आपके पास में पोटेंशियल एनर्जी आता है, और एनर्जी इज इक्वल टू दी अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो छोटा सा वर्क डन निकाल लेंगे, कंप्लीट वर्क डन निकालेंगे, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, हमारे पास में क्या आ जाएगी, नेट एनर्जी आ जाएगी। क्योंकि अगर हम अमाउंट ऑफ वर्क डन कैलकुलेट कर लेते हैं तो अल्टीमेटली वी विल गेट द एनर्जी। तो छोटा सा वर्क डन बोलो सर, V इंटू डी क्यू, वी इंटू डी क्यू, ठीक है। अब बेटा Q इज इक्वल टू क्या, CV। तो V की वैल्यू कितनी, Q बाई सी। तो V की वैल्यू मैं रख देता हूं Q बाई सी इंटू डी क्यू। ये छोटा सा वर्क डन आ गया, छोटा सा वर्क डन आ गया।
तो टोटल वर्क डन अगर मैं कैलकुलेट कर लूं तो क्या वही एनर्जी स्टोर्ड के बराबर होगा? बिल्कुल सही है सर। तो ये आ जाएगा आपके पास में इंटीग्रेशन ऑफ dw मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ q बाई सी dq। अब देखो c तो कांस्टेंट है, टेक इट आउटसाइड द इंटीग्रल साइन, टेक इट आउटसाइड द इंटीग्रल साइन, और जीरो से लेकर q तक आप क्या कर दीजिए, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। तो इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू q, इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू डी क्यू, बेटा ये हो जाएगा आपके पास में 1/c, और q का इंटीग्रेशन हो जाएगा q स्क्वायर बाई टू, q स्क्वायर बाई टू, लिमिट जीरो से q। तो अल्टीमेटली जीरो से q अगर आप लिमिट पुट करोगे तो q स्क्वायर बाई टू से आपका आंसर आ जाएगा, q स्क्वायर बाई टू सी। अब q इज इक्वल टू कितना सर, cv। तो cv अगर आप q की जगह पर पुट करोगे तो c स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर बाई टू सी। एक c से एक पावर कैंसिल आउट करो तो इट विल बी कम्स आउट टू बी हाफ सी वी स्क्वायर। कितना आ गया, हाफ सी वी स्क्वायर। तो दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर अगर हम V वोल्टेज से इसको चार्ज करते हैं। किसे चार्ज करते हैं, V वोल्टेज से चार्ज करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, नोट कर लीजिए इसको अच्छे से। एनर्जी स्टोर्ड के ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं, मैं कराऊंगा अभी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आपका पीवाई को करते हैं सीबीएसई का हम 2004 में और 95 में ये पूछा गया है। अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 50 माइक्रोफेरेड, जैसा मैंने बोला था कि फेरेड में ना देकर के हमें किस में देंगे यूनिट को, माइक्रोफेरेड में देंगे, ठीक है, क्योंकि एक फेरेड का यूनिट बहुत बड़ा होता है। तो सी की वैल्यू आपको गिवन है बेटा 50 माइक्रो, माइक्रो मतलब 10 पावर माइनस 6 फेरेड, ठीक है, ओके। इज चार्ज टू 1000 वोल्ट, यानी कि पोटेंशियल आपको गिवन है 1000 वोल्ट। कैलकुलेट एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। तो सर एनर्जी स्टोर्ड विल बी हाफ सी बी स्क्वायर, अभी हमने कैलकुलेट किया है, तो हाफ इंटू सी की वैल्यू बोलो बेटा 5 इंटू सॉरी 50 इंटू 10 पावर माइनस 6 इंटू ये कितना आ गया आपके पास में 1000 पोटेंशियल। तो सर कितना आंसर आया, हाफ सी, ये आ गया इंटू वी स्क्वायर, ये आ गया आपके पास में वी स्क्वायर, ओके। तो कितना आया सर, ये आंसर आया आपके पास में 25, ये आ गया आपके पास में कितना 25 इंटू 10 पावर माइनस 6 इंटू ये कितना आएगा सर आपके पास में 10 पावर 6 हो जाएगा ये, ठीक है ना, 10 पावर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्योंकि ये 10 पावर 3 है, इसका स्क्वायर करोगे तो 10 पावर 6, तो आपके पास में आ गया 25 क्या एनर्जी जूल्स में, एनर्जी किस में आ गई, जूल्स में। क्लियर हुई ये बात, करिए इसको नोट अच्छे से, ये बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान था। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो बेटा, एक कैपेसिटेंस, कैपेसिटर को मैंने C1 जिसका कैपेसिटेंस है V1 वोल्टेज से चार्ज किया, V1 वोल्टेज से चार्ज कर दिया, मतलब इसके बीच में जो प्लेट्स के बीच में जो वोल्टेज है वो कितना है V1। ऐसे ही C2 कैपेसिटर को V2 वोल्टेज से मैंने क्या किया, चार्ज किया, फिर दोनों को पैरेलल में लगा करके की को क्लोज कर दिया, की को जैसे ही मैं क्लोज करूंगा, चार्ज होल्ड करने की कैपेसिटी मान लीजिए C1 है और इसकी C2 है, तो जिस पर ज्यादा चार्ज है उससे चार्ज आपका कम की तरफ चलेगा। कब तक, जब तक चार्ज मूव करेगा जब तक आपका पोटेंशियल क्या ना हो जाए सेम। देखो बिल्कुल आइडेंटिकल सिस्टम, ऐसे देखो, मान लीजिए पानी की दो टंकियां हैं मेरे पास में, इसको मैंने भर दिया इस लेवल तक और इसको मैंने यहां तक भर दिया, तो जैसे ही मैं इन दोनों को कनेक्ट कर दूं तो इसका लेवल नीचे आना स्टार्ट होगा और इसका लेवल बढ़ना स्टार्ट करेगा पानी का। तो अगर ये ऊपर तक भरी हुई थी और ये यहां तक खाली थी, जैसे ही आप इन दोनों को कनेक्ट करोगे तो इसका लेवल नीचे आएगा और इसका लेवल बढ़ेगा। कब तक बढ़ेगा सर, जब तक लेवल बढ़ता रहेगा इसका, जब तक कि दोनों के लेवल क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए, जब तक दोनों के लेवल क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए। तो बिल्कुल सिमेट्रिकल प्रोसेस अगर हम इसकी बात करें कैपेसिटेंस की,
तो यहां पर बिल्कुल ऐसे ही चार्ज आपका फ्लो करेगा। कब तक करेगा? एक कैपेसिटर से दूसरे में कब तक चार्ज फ्लो करेगा? जब तक सर दोनों का पोटेंशियल क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए। तो जब जो आपका सेम पोटेंशियल होता है उसी को हम बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल। उसी को हम बोलते हैं क्या? कॉमन पोटेंशियल। ठीक है, उसको बोलते हैं क्या? कॉमन पोटेंशियल। तो कॉमन पोटेंशियल को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। अगर आपसे कोई कैलकुलेट करने की बात करे तो आप फटाफट इस फॉर्मूले को अप्लाई करो और कॉमन पोटेंशियल क्या कर दीजिए? फाइंड आउट कर दीजिए। राइट, चलते हैं आगे। अब देखो, इफ कंडक्टिंग स्लैब इज पार्शली फिल्ड बिटवीन प्लेट्स। अच्छा, इससे पहले एक और देखें। देखिए, अगर मैं मीडियम बिटवीन द प्लेट्स को मीडियम बिटवीन द प्लेट्स को किसी के डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट से क्या कर देता हूं? फिल कर देता हूं। ठीक है, क्या कर देता हूं? फिल। तो अगर जब एयर थी तो सी था आपके पास में बेटा ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। अब इसको बहुत ध्यान से देखो बेटा, पहले मैं आपको सिखाता हूं। चलिए, चलो ठीक है, ऐसे देख लेते हैं। तो ई जो पहले था आपके पास में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये फील्ड आपका कुछ कम हो जाएगा। फील्ड क्या हो जाएगा? कम, क्योंकि आपने क्या इंट्रोड्यूस कर दिया है? डाइलेक्ट्रिक। तो आफ्टर द इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक हमने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया मेरे पास में ई डैश। तो सर कितना होगा वो? ई बाई के हो जाएगा। के टाइम्स रिड्यूस हो जाता है। तो सर कितना हुआ ये? सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट हो गया। सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट हो गया। ठीक है, सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट हो गया। तो पहली बात तो ये कि आपका जो फील्ड है वो के टाइम्स कम हो गया। अब हम पोटेंशियल की बात करते हैं। पोटेंशियल क्या होता है? E इंटू डी। ई इंटू डी। तो सर ये आपके पास में आ गया सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ये आ गया आपके पास में पोटेंशियल, नया पोटेंशियल। ठीक है ना, आफ्टर द इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। अब हम बात करते हैं सी डैश फाइंड करने की। तो बेटा ये फॉर्मूला आपके पास में आया था कितना? ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी करके। ये तब था जब आपके पास में क्या था? बिल्कुल वैक्यूम या एयर। अब क्या फॉर्मूला बनने वाला है देखो। तो सर हम कैलकुलेट कर लेते हैं v बाई क्यू बाई वी से। c इज इक्वल टू किससे? q बाई वी से। तो सर q बाई v कितना आ चुका मेरे पास में? सिग्मा d बाई के एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो Q अपॉन सिग्मा डी, और ये K और एप्सिलॉन नॉट आप ऊपर लिख लो, और सिग्मा की जगह हम लिख सकते हैं कितना? चार्ज पर यूनिट एरिया। इस एरिया को भी कहां ले जाओ आप? ऊपर। और Q से आपका Q कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बेटा ये आंसर है आपके पास में के ए एप्सिलॉन नॉट बाई टी। ये क्या है आपके पास में? नया कैपेसिटेंस आफ्टर द इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, है ना। अगर हम मीडियम क्या चेंज कर दें, कोई नया डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद में नया मीडियम आ गया आपके पास में जिसका डाइलेक्ट्रिक क्या है? के। तो इसका अब जो नया कैपेसिटेंस हो जाएगा बेटा वो के टाइम्स हो जाएगा। देखो ये तो ओरिजिनल था ए एफ नॉट बाई डी, अभी हमने देखा। तो के टाइम्स ऑफ दी सी नॉट, ओरिजिनल वैल्यू का के टाइम्स हो जाएगा। तो ये बेनिफिट होता है ऑफ द इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक विद इन दी प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, विद इन दी प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर ये बेनिफिट होता है। इफ कंडक्टिंग स्लैब इज पार्शियली फिल्ड, पहले सुनो, अगर मैं कैपेसिटर के बीच में कंप्लीट कंप्लीट क्या कंडक्टिंग स्लैब को इंसर्ट कर देता हूं, तो देखो पहले समझो कंडक्टर का सिस्टम क्या है। पॉजिटिव से नेगेटिव आपने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करा, ठीक। तो पॉजिटिव से नेगेटिव आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो होता क्या है, इस कंडक्टर के बीच में फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स फील्ड की डायरेक्शन में क्या महसूस करेंगे? सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन महसूस करेंगे। ठीक है ना। तो पॉजिटिव की तरफ आपके इलेक्ट्रॉन आना स्टार्ट हो जाएंगे और धीरे 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 यहां पर एक्यूमुलेट होते रहेंगे, है ना। धीरे धीरे यहां पर आपके क्या एक्यूमुलेट होते रहेंगे। ठीक। तो दूसरी बात, जो पॉजिटिव चार्ज हैं वो रिपल्शन फील कर रहे होंगे, वो आ जाएंगे आपके इस साइड में। तो धीरे धीरे आपका पॉजिटिव चार्ज
एक साइड में इकट्ठा हो गया और नेगेटिव चार्ज आपका एक साइड में आ गया। तो ध्यान से देखो, जो फील्ड आपका एक्सटर्नल फील्ड इधर था फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो अब इधर देखो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव आपके पास में जो इंड्यूस हो गया है चार्ज, इसने अपना एक नया ही फील्ड सेटअप कर लिया होगा, उसको हम बोल देते हैं ई आई, मीन्स इंड्यूस्ड फील्ड। आउटवर्ड फील्ड किधर है सर, इधर, कितना, ई नोट। तो एक टाइम ऐसा आएगा बेटा कि आउटवर्ड फील्ड और इंड्यूस फील्ड दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर, और दोनों की डायरेक्शन कैसी, ऑपोजिट। तो नेट फील्ड कितना हो जाएगा, जीरो होने वाला है, किसके अंदर, इनसाइड ए कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर अगर हम बात करें, नेट फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो होगा। ठीक है, तो ये कह सकते हैं हम कि इसकी डायरेक्ट्रिक के की वैल्यू, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिटी होती है। डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी, इन्फिनिटी होती है। अगर हम पार्शियली फिल करें किसको सर, कंडक्टिंग स्लैब को, कंडक्टिंग स्लैब को पार्शियली फिल कर दें, तो देखो टोटल लेंथ कितनी है सर, डी। तो इसमें से जो टी लेंथ है ये तो हमारे लिए वेस्ट हो गई। तो सर नया जो आपके पास में कैपेसिटेंस होगा, देखो ध्यान से, अब एक तरीका मैं बता रहा हूं, ए एप्सिलॉन नॉट बाई, देखो अगर ये नहीं होता तो कंप्लीट डी लेंथ मेरे को अवेलेबल हो रही होती थी। अभी यहां पर ये जो टी लेंथ है ये वेस्ट हो गई, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो। तो डी माइनस टी कर दो, सिर्फ डी माइनस टी कर दो, ये आपके पास में क्या आ गया, आंसर आ गया। अब अगर मैं टी को बढ़ाते 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 कितना कर दूं, डी कर दूं, इफ टी को मैं बढ़ाते बढ़ाते क्या कर दूं, डी कर दूं, तो देखो जरा सी डैश कितना होगा, सी डैश कितना हो जाएगा आपके पास में, तो ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी माइनस डी दैट इज जीरो। तो बेटा इसका हो जाएगा इनफाइनाइट, इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम क्या इंसर्ट कर दें इसमें, फुल लेंथ में क्या इंसर्ट कर दें, कंडक्टिंग स्लैब, तो आपका कैपेसिटेंस विल बी इनफाइनाइट। आगे चलो, इफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स, ये हम बात कर चुके हैं। तो सर अब जो नया फील्ड होगा वो कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट का 1 अपॉन के टाइम्स हो जाएगा। पोटेंशियल ए इंटू डी से आपने कैलकुलेट कर लिया, पोटेंशियल ये आ गया आपके पास में, क्यू बाई ए रख देंगे इसकी वैल्यू, सिग्मा की वैल्यू, तो सी डैश हो जाएगा आपका क्यू बाई वी, क्यू बाई वी की वैल्यू पुट करोगे तो कितना आ गया, के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो मतलब ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी का, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी का के टाइम्स हो गया है, किस वजह से, इफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड। तो नया जो आपका कैपेसिटेंस हुआ वो कितना आ गया बेटा, के टाइम्स हो गया, कितना हो गया, के टाइम्स हो गया। चलिए आगे, इफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ये बहुत अच्छी बात है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज पार्शियली फिल्ड, डाइलेक्ट्रिक स्लैब को कितना हम पार्शियली फिल कर दें अगर, तो देखो नया जो आपके पास में कैपेसिटेंस होगा, बेटा मैंने क्या बता दिया, एक बहुत आसान तरीका आपको बता दिया है। देखो टी इसकी थिकनेस है, किसकी, डाइलेक्ट्रिक स्लैब की, तो ओरिजिनल जो लेंथ होती बिना मीडियम के वो कितनी हो गई होगी, तो सर डी थी, इसमें से टी आपकी कम हो गई तो कितना हो गया, डी माइनस टी, इतना तो हुआ ओरिजिनल लेंथ जिसमें कोई मीडियम नहीं है, प्लस, अब एक बात देखो, एक सेकंड, बस एक सेकंड देखो जरा, तो मतलब मैं एक काम कर सकता हूं, यहां पर सी डैश को लिख सकता हूं ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी करके और इनटू के, या मैं यूं कह दूं कि डी बाई के कर दूं, बात तो वही है, यही तो आएगा आपके पास में, के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। मतलब डी को अगर मैं डिवाइड कर दूं किससे, के से, तो मेरे को एक तरह से अगर हम बात करें तो इक्विवेलेंट लेंथ मिल रही है, इक्विवेलेंट लेंथ मिल रही है ना, ये लॉजिक है, ये क्या है कि लॉजिक मैं बता रहा हूं। तो अगर मैं डी बाई के कर देता हूं, अगर फुल लेंथ डी में के आपने इंट्रोड्यूस करा तो डी बाई के कर देंगे। अब आ जाओ इधर, अब इधर आ जाइए, तो सर पहले तो ये लेंथ बताओ जिसमें कोई भी मीडियम नहीं है, तो सर वो है डी माइनस टी, वो तो है डी माइनस टी, बिल्कुल ठीक है। अब टी लेंथ में, टी लेंथ में के डाइलेक्ट्रिक का, के डाइलेक्ट्रिक का आपने क्या मीडियम इंट्रोड्यूस कर दिया है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस कर दी है, तो क्या होगा सर, प्लस कर दीजिए टी बाई के, जहां पर डाइलेक्ट्रिक आप इंसर्ट करोगे तो उस लेंथ को डिवाइड बाई के कर देना, ये लॉजिक मैंने अभी बताया, डी बाई के। तो ये हो गया था आपके पास में के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, तो डी बाई के मेरे पास में इक्विवेलेंट लेंथ आ गई। ठीक, तो यहां पर देखो बहुत आसान तरीके से
अगर ये आपकी डाइलेक्ट्रिक स्लैब ना होती तो आंसर कितना हो रहा होता, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी करके। अभी देखो ये स्लैब आपने इंट्रोड्यूस करा दी, तो ऐसी लेंथ बताओ जिसमें कोई मीडियम नहीं है, तो सर डी में से टी माइनस कर दो, तो ये तो ओरिजिनल लेंथ आ गई। अब ऐसी लेंथ बताओ जिसमें डाइलेक्ट्रिक है, तो वो है सर टी, और कितना मीडियम का डाइलेक्ट्रिक है सर के, तो उस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड कर देंगे के से। इससे आसान मेथड इसका नहीं हो सकता है, ठीक है। तो सी डैश आपके पास में आएगा बेटा, सी डैश आएगा आपके पास में ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ये आपके पास में फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। पार्शियली इंसर्शन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब, कर लीजिए इसको नोट अच्छे से। ठीक, अब हम बात करते हैं ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स, ग्रुपिंग ऑफ या कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। क्या बात करने वाले हैं अभी हम, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास में दो कैपेसिटर हैं, एक C1 कैपेसिटी है और दूसरे की कितनी है C2। इन दोनों को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाना चाहते हैं, तो पैरेलल का मतलब दोनों की जो प्लेट्स हैं वो एक साइड और दूसरी प्लेट्स एक साइड से अटैच कर दी हमने, क्या कर दी है, अटैच कर दी, ठीक। अब देखो इसको अगर मैं V वोल्टेज की किसी सोर्स से कनेक्ट करूं, तो उससे हमने कहा कि चार्ज फ्लो किया Q, कितना चार्ज फ्लो किया Q, और इस Q चार्ज में से Q1 चार्ज हमने कहा इधर चला गया और Q2 चार्ज आपका इस साइड C2 की तरफ मूव ऑन हो गया। लेकिन सर ध्यान से अगर हम देखें तो नेट चार्ज जो बैटरी से हमें मिला वो कितना होगा, Q1 प्लस Q2 होगा, Q1 प्लस Q2 होगा। दूसरी बात एक और, यहां ये दोनों कॉम्बिनेशन आपको किसमें दिख रहे हैं, पैरेलल में, तो जो पोटेंशियल इसका वही पोटेंशियल इसका होगा और वही पोटेंशियल बैटरी का होगा, वही पोटेंशियल किसका होगा, बैटरी का। तो Q इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, मतलब इक्विवेलेंट का मतलब अब समझाता हूं तुम्हें, कि दोनों को रिमूव करके एक ऐसा कैपेसिटर दे दो जो इन दोनों का काम करे, है ना, तो उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। मेरे पास में दो हैं, इन दोनों की जगह में एक कैसा कितनी कैपेसिटी का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यूज कर सकता हूं, उसको कैलकुलेट करने की बात करते हैं, किसमें, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन हम यूज करें तो देखो कैलकुलेट करते हैं। Q बराबर कितना बेटा, C इक्विवेलेंट इंटू V इज इक्वल टू Q1 बराबर C1 और पोटेंशियल कितना है V है, प्लस ये कितना C2 इंटू पोटेंशियल कितना V। तो कॉमन लेकर के आप V को क्या कर दीजिए, कैंसिल, तो आपको मिला C इक्विवेलेंट बेटा कितना C1 प्लस C2, C1 प्लस C2 मिल गया। तो जब भी आपके पास में पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तो आप क्या कर देंगे, C1 प्लस C2 कर देंगे, डायरेक्टली ऐड कर देंगे। रेजिस्टेंस से उल्टा सिस्टम है इसका, रेजिस्टेंस से उल्टा सिस्टम है, आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लिया होगा, तो उससे जस्ट ऑपोजिट सिस्टम है। सीरीज में और पैरेलल में उल्टा जोड़ते हैं, जैसे रेजिस्टर सीरीज में ऐड होते हैं डायरेक्ट, यहां पर पैरेलल में आप डायरेक्ट ऐड करोगे, पैरेलल में आप डायरेक्ट ऐड करोगे। क्लियर एकदम। नेक्स्ट देखो, सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने कहा एक बैटरी का हमने सोर्स लगाया, V वोल्टेज की बैटरी का सोर्स लगाया, उससे चार्ज फ्लो किया बेटा कितना Q। तो सीरीज में करंट सेम होता है, करंट सेम मतलब फ्लो ऑफ द चार्ज सेम होगा, फ्लो ऑफ द चार्ज मतलब जितना चार्ज Q इस पर भी चार्ज Q ही आपका डेवलप होगा। लेकिन सीरीज में हमने कहा टोटल वोल्टेज कितना है सर V, तो नेट वोल्टेज V आपका V1 प्लस V2 के बराबर होगा, V1 प्लस V2 के बराबर होगा। अब देखो Q इज इक्वल टू क्या होता है CV, तो V इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं Q बाई C, V इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं हम Q बाई C। तो इन दोनों को रिमूव करके सिर्फ एक में कैपेसिटर यूज करना चाहूं तो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है, ये हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक। तो बेटा देखो V1 को मैं कितना लिख सकता हूं, V1 को लिख सकता हूं मैं सर Q1, है ना, Q1 मतलब Q बाई C1 प्लस V2 बोलो सर, V2 हम लिखेंगे सर Q2 बाई C2, और Q2 कितना है सर Q ही है, तो Q बाई C2 लिख दिया मैंने। और ये आ गया आपके पास में V मतलब Q बाई C इक्विवेलेंट, Q बाई C इक्विवेलेंट। तो ध्यान से देखो Q से आपका Q कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 आपके पास में आंसर आ गया, ठीक है।
लेकिन इसको हम इस फॉर्मेट में यूज नहीं करेंगे। हम देखिए एलसीएम लेंगे तो सी इक्विवेलेंट आप डायरेक्ट लिख सकते हो कितना, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, लेकिन ओनली फॉर टू, ओनली फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैपेसिटर ओनली। पता चला आपके कितने, तीन उन्होंने दे दिए किसमें, सीरीज में, और आप फटाफट इस फॉर्मूले को अप्लाई कर दो कि C1 C2 C3 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3, तो सर वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तब तो आपको रेसिप्रोकल करके ही ऐड करना होगा, तब तो आपको रेसिप्रोकल करके ही ऐड करना चाहिए। या फिर दो का कॉम्बिनेशन एक साथ ले लो और जो इक्विवेलेंट आए उसके साथ में तीसरे वाले को ले लो, ये तरीका हो सकता है। बट बेस्ट तरीका आपका रेसिप्रोकल करके होगा। लेकिन अगर हाँ दो आपके पास में कैपेसिटर हैं तो उनको आप डायरेक्ट C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 डायरेक्टली आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो, आपका टाइम बचेगा। तो सीरीज में रेसिप्रोकल करके ऐड करना है और पैरेलल में डायरेक्ट हमें ऐड कर देना है, जस्ट ऑपोजिट टू दी रेजिस्टर्स, है ना, रेजिस्टर्स से बिल्कुल उल्टा फंक्शन है इसका। चलिए आगे सर, अब हम बात करते हैं प्रॉब्लम्स बेस्ड अपॉन डाइलेक्ट्रिक्स। किसके ऊपर, डाइलेक्ट्रिक्स के ऊपर एक क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी, तो बहुत ध्यान से इसको भी देखते हैं। सर अगर मैं के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मीडियम इंट्रोड्यूस कर दूं तो सर नया जो आपके पास में नया कैपेसिटेंस आएगा वो के टाइम्स होगा। वो क्या होगा, के टाइम्स। तो अब देखो इधर, ये टोटल जो विड्थ है बिटवीन द प्लेट्स वो कितनी है, डी। तो यहां पर आपने आधे में तो के1 डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करा और आधे में के2। तो मतलब एक आपके पास में कैपेसिटेंस बन गया ये वाला और कैपेसिटर दूसरा बन गया ये वाला, क्योंकि दोनों का जो डाइलेक्ट्रिक है वो मीडियम अलग अलग है, तो दोनों के नेट इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस आएंगे वो भी डिफरेंट आएंगे। तो मतलब हम इसको एक ही फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो C1 हम अलग से कैलकुलेट करेंगे बेटा, और C2 को हम डिफरेंट वे में कैलकुलेट करेंगे। तो C1 की वैल्यू पहले हम कैलकुलेट करते हैं कितनी आएगी। तो C1 बेटा बताओ, K1 एरिया बोलो सर प्लेट का, सर एरिया तो ए ही है, तो ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी बोलो। तो सर ये वाला जो कैपेसिटर है इसकी जो विड्थ है वो है D/2, तो D/2 ये आ गया आपके पास में क्या, C1। ठीक, अब C2 की बात करते हैं। तो C2 है सर ये वाला कैपेसिटेंस। तो इस वाले कैपेसिटर की अगर हम बात करें तो K2 इसका डाइलेक्ट्रिक कितना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K2। तो K2 एरिया बोलो प्लेट का, सर ए एप्सिलॉन नॉट बाई डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स बोलो सर D/2, D/2। तो सर ये आ गया आपके पास में क्या, C2। अब ध्यान से देखा जाए तो ये C1 और ये C2, ये C1 और ये C2 बोथ आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। किसमें, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो बेटा दोनों का जो नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा C इक्विवेलेंट, वो क्या हो जाएगा, C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। या यूं कहें कि 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2। क्यों, क्योंकि सर दोनों किस में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इधर यहां से इन्होंने डिवीजन करके आधे में तो इंसर्ट कर दिया डाइलेक्ट्रिक K1 और आधे में आपने इंसर्ट कर दिया डाइलेक्ट्रिक K2। ठीक है, दो स्लैब इसमें इंसर्ट कर दी, आधी ऊपर और आधी नीचे। अब इस पर ध्यान से देखो, इस पर्टिकुलर कैपेसिटर की अगर मैं बात करूं तो एरिया हो गया हाफ, लेकिन डिस्टेंस यानी कि बिटवीन द प्लेट्स, अगर हम डिस्टेंस की बात करें बिटवीन द प्लेट्स वो डी रहेगी। तो सर C1 कैलकुलेट करते हैं यहां से। C1 आपके पास में आएगा K1 A/2, A/2 एप्सिलॉन नॉट बाई डी, बाई डी। सेपरेशन कितना है, डी। C2 यहां से कैलकुलेट कर लो सर, तो ये आएगा K2 एरिया बोलो सर A/2 एप्सिलॉन नॉट बाई सेपरेशन कितना, डी। अब ध्यान से देखो, सी इक्विवेलेंट अगर आप कैलकुलेट करोगे, क्या कैलकुलेट करोगे, सी इक्विवेलेंट, तो वो होगा, देखो ये आपका सिस्टम कुछ ऐसा नहीं दिख रहा, ऐसे करके ऐसे, ये एक साथ कनेक्टेड है और ये वाली प्लेट्स एक साथ कनेक्टेड हैं। तो ये कॉम्बिनेशन आपका कैसा है बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सी इक्विवेलेंट आपका आ जाएगा जस्ट C1 प्लस C2, C1 प्लस C2। इज इट क्लियर। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत आसान तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए।
नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। तो यहां पर बेटा जल्दी से मेरे को C1 कैलकुलेट करके बताओ। तो यहां पर प्लेट का एरिया सर A, प्लेट का एरिया A, और डिस्टेंस बोलो सर टोटल सेपरेशन है D। तो यहां से यहां तक सेपरेशन कितना बेटा, ये आगे प्यारे बच्चों D/2। तो C1 आपके पास में आएगा K1, एरिया बोलो A एप्सिलॉन नॉट बाई सेपरेशन कितना D/2। ये आ गया आपके पास में क्या C1। ठीक है, अब हम C2 की बात करते हैं। C2 कैलकुलेट करो जल्दी से। तो K2, एरिया बोलो सर, एरिया हो गया आधा, एरिया हो गया प्लेट का क्या A/2, इसका एरिया कितना हो गया A/2। तो A/2 एप्सिलॉन नॉट बाई सेपरेशन, सर ये भी सेपरेशन आपके पास में ये टोटल D है, तो यहां से यहां तक कितना, ये आपका D/2 होगा, D/2। ये आपके पास में आ गया बेटा C2। अब हम बात करते हैं C3 की, मतलब इस वाले कैपेसिटर की बात करें। तो सेपरेशन सर D/2, एरिया सर A/2। तो बहुत आसान तरीके से आप C3 भी कैलकुलेट कर सकते हो। K3, एरिया बोलो बेटा A/2 एप्सिलॉन नॉट बाई सेपरेशन बोलो D/2, सेपरेशन बोलो D/2। तो C1 आ गया, C2 आ गया और C3 आ गया। अब इनका कॉम्बिनेशन देखो बेटा, देखो ध्यान से, ये इसकी प्लेट एक हो गई। ठीक है, अब इसको मैं कह देता हूं C1। ठीक है, इसको मैंने क्या बोल दिया C1। ये दोनों किस में दिख रहे हैं आपको, सर ये तो मेरे को पैरेलल में दिख रहे हैं। ये दोनों तो किस में दिख रहे हैं, पैरेलल में, इस तरह से। ये दोनों प्लेट एक साथ हैं, कनेक्ट कर दी। ये दोनों प्लेट भी एक साथ हैं, कनेक्ट कर दी मैंने। ठीक है, अब इस पूरे कॉम्बिनेशन के साथ में ये C1 किस में दिख रहा है आपको, सीरीज में। तो इस तरह से आप C इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर सकते हो, C1 C2 और ये C3। तो C1 के साथ C2 और C3 का पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना हो गया C2 और C3 का, बेटा ये हो जाएगा C2 प्लस C3। ठीक है, और सीरीज में हो गया C1 के साथ। ठीक, तो कितना आंसर आ जाएगा आपके पास में, कि C इक्विवेलेंट आपके पास में आएगा, C इक्विवेलेंट आपके पास में आ जाएगा C1 इन सीरीज विद C2 एंड C3। इज इट ओके? तो C2 प्लस C3 हो गया, C2 प्लस C3 हो गया इन दोनों का तो पैरेलल कॉम्बिनेशन, और इसके साथ में क्या है ये सीरीज में। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 प्लस C3, ये आंसर आएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? आगे चलो, प्रॉब्लम्स ऑन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। प्रॉब्लम्स ऑन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपको मिलेंगे बिल्कुल 100% मिलने वाले हैं ये। तो देखिए, ये 2006 में क्वेश्चन पूछा गया था। 6 माइक्रोफेरेड एंड 12 माइक्रोफेरेड, दो आपने कैपेसिटर लिए और दोनों को किसमें कनेक्ट कर दिया बेटा, दोनों को आपने कनेक्ट कर दिया किसमें, सीरीज में। तो सीरीज में अगर हम पूछें कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, तो 6 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 12, बड़े आराम से आप कैलकुलेट करके बता सकते हो। लेकिन इसमें पूछा क्या है, ध्यान से देखो, V वोल्टेज की बैटरी हमने यूज करी है, और इन्होंने बोला है कि 6 माइक्रोफेरेड के एलोंग आपको 2 वोल्टेज ड्रॉप दिख रहा है, यानी कि इसके एलोंग जो आपका पोटेंशियल है वो कितना गिवन है, 2 वोल्ट का पोटेंशियल गिवन है। ये किससे चार्ज कर दिया इन्होंने, देखो रेजिस्टेंस होता तो वोल्टेज आपका ड्रॉप होता, लेकिन इसमें क्या है, आपका वोल्टेज डेवलप्ड है ना, स्टोर्ड है इन द फॉर्म ऑफ फील्ड। तो यहाँ पर कितना पोटेंशियल गिवन है, 2 वोल्ट। यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं गिवन है। तो आपसे पूछा क्या है कि फाइंड बैटरी वोल्टेज, बैटरी का क्या कैलकुलेट करना है आपको, वोल्टेज कैलकुलेट करना है। अब इसमें सुनो, फॉर्मूला आप यूज करेंगे बेटा, Q इज इक्वल टू CV, Q इक्वल टू CV, Q इक्वल टू कितना CV। ठीक है, अब यहां पर आपके पास में देखो पोटेंशियल है, यस सर है, C है, यस सर है। तो यहां पर आने वाला जो चार्ज है वो आप चार्ज कैलकुलेट कर सकते हो किससे, C इंटू V। तो C हो गया 6 माइक्रोफेरेड इंटू ये हो गया 2 वोल्ट। तो सर ये आपके पास में आ गया 12 माइक्रोकूलम, 12 माइक्रोकूलम आपके पास में यहां से चार्ज फ्लो कर रहा है इस कैपेसिटर के सर्किट में। क्या यही चार्ज यहां पर जाएगा, बिल्कुल सीरीज सर्किट है तो मतलब यही चार्ज सर आपका, मतलब ये वाला कैपेसिटेंस भी, कैपेसिटर भी इससे चार्ज होगा, और यहां पर जो चार्ज डेवलप हो रहा होगा वो भी कितना बेटा, 12 माइक्रो कूलम। क्लियर एकदम? तो सर Q इज इक्वल टू सी भी यहां भी अप्लाई करो। तो Q कितना सर 12 माइक्रोकूलम इज इक्वल टू सी कितना सर 12 माइक्रोफेरेड इंटू V। तो बेटा इससे कैंसिल आउट हुआ, माइक्रो से माइक्रो कैंसिल आउट हुआ, तो वोल्टेज आ गया आपके पास में कितना, 1 वोल्ट।
है ना, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आ गया वो कितना आ गया, 1 वोल्ट, इसको वी डैश कह दो थोड़ी देर के लिए। तो यहां पर कितना वोल्टेज है, 2। तो सर यहां पर है 2 वोल्टेज और यहां पर कितना आ गया, 1 वोल्ट। क्लियर। तो नेट बैटरी वोल्टेज कितना हो गया, नेट बैटरी वोल्टेज हो गया आपके पास में, तो वोल्टेज ऑफ द बैटरी वीबी विल बी इक्वल्स टू V1 प्लस वी डैश। तो ये आ गया आपके पास में 2 + 1 3 वोल्ट। तो सर आपने 3 वोल्ट की बैटरी यूज करी होगी, 3 वोल्ट की बैटरी आपने यूज करी होगी। क्लियर एकदम, अच्छा क्वेश्चन था ये। Q इक्वल टू CV यूज करना है, V इक्वल टू IR हम रेजिस्टेंस में यूज करते हैं, यहां पर क्या यूज करेंगे हम लोग, Q इक्वल टू CV। बेटा देखो, फाइंड सी इक्विवेलेंट, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो यहां पर आपसे पूछा है कि फाइंड करो बेटा सी इक्विवेलेंट, है ना, सी इक्विवेलेंट फाइंड करना है हमें इस सर्किट का। तो देखो 4 और 4, एक बात मैं तुम्हें छोटी सी बताई जा रहा हूं कि अगर तो आपके पास में कैपेसिटर हैं और सीरीज में है और इक्वल कैपेसिटी है, सेम कैपेसिटी है, तो जो नेट आएगा ना सी इक्विवेलेंट आएगा आपका, जो आपका नेट आएगा वो आएगा दोनों में से, अगर बराबर वैल्यू है तो आधा। सिमिलरली अगर आपके पास में दो पैरेलल में है कैपेसिटर, आपके सी कैपेसिटर के दोनों किसमें है, पैरेलल में, तो यहां पर सी इक्विवेलेंट आएगा जस्ट डबल 2C, जस्ट डबल आता है 2C। ठीक, तो 4 और 4 किसमें है सर, सीरीज में, तो आंसर कितना आया, 4 4 का कितना 2, 4 4 का कितना 2। तो मतलब ऊपर वाला जो कैपेसिटेंस का नेट वैल्यू आया वो आया 2 माइक्रो फेरेड, और बेटा नीचे वाला कितना है आपके पास में सर, 3 माइक्रो फेरेड। तो बेटा दोनों किस में आ गए आपके पास, ये दोनों आ गए हैं पैरेलल में। तो सी इक्विवेलेंट आप एक सेकंड में बता दोगे डायरेक्टली ऐड करके, क्योंकि पैरेलल में आपको डायरेक्ट सम कर देना होता है। तो 5 माइक्रो फेरेड विल बी योर फाइनल आंसर, 5 माइक्रो फेरेड विल बी योर फाइनल आंसर। क्लियर एकदम, आसान है दोनों क्वेश्चंस, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे। आगे चलते हैं, फाइंड सी इक्विवेलेंट, यहां पॉइंट ए कंसिडर कर लो, यहां पर क्या पॉइंट बी, तो दोनों के बीच में आपको क्या कैलकुलेट करना है, सी इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है, राइट। तो देखो बेटा ये 12 माइक्रोफेरेड है, ये 6 और 6, और ये फिर वंस अगेन 12 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर आपको गिवन है, ठीक। तो यहां पर देखो ये 6 और ये 6 दोनों किस में है सर, ये दोनों तो पैरेलल में है, तो पैरेलल में क्या करते हैं हम डायरेक्टली ऐड कर देते हैं। तो 6 और 6 कितना हो गया सर, ये तो 12 हो गया। तो सर ये भी 12 है, ये भी 12 हो गया, और ये भी 12 माइक्रोफेरेड ही हो गया। तो तीनों के तीनों किस में आ गए बेटा, सीरीज में आ गए। तो सी इक्विवेलेंट आपका कितना हो जाएगा, तो 3 में हम वो फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, C1 C2 अपन C1 प्लस C2, तो क्या करेंगे फिर, तो सर रेसिप्रोकल करके ऐड करो। तो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 और प्लस 1/C3। तो 1/C इक्विवेलेंट की वैल्यू आपके पास में आएगी 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12, 12 एलसीएम आ गया और 3 ऊपर हो गया। तो सी इक्विवेलेंट की वैल्यू आपके पास में आ गई 12/3, 4 माइक्रो फेरेड विल बी योर फाइनल आंसर, 4 माइक्रो फेरेड विल बी योर फाइनल आंसर। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, फाइंड सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी, ए और बी, देखो बेटा इस बार ए यहां है और बी है आपका यहां पर, ए यहां पर है और बी यहां पर है, ठीक। तो दोनों के बीच में मेरे को क्या कैलकुलेट करना है, सी इक्विवेलेंट फाइंड करना है। तो ऑपोजिट साइड से चलते हैं, किस तरह से चलते हैं हम लोग, ऑपोजिट साइड से चलते हैं। तो देखो यहां पर 3 3 और 3 तीनों किस में है सर, सीरीज में। तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 1/C डैश मान लो, इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन का आएगा नेट सी इक्विवेलेंट, उसको मैंने C डैश बोल दिया, C डैश बोल दिया। तो C डैश की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 इक्वल टू 1। मतलब इन तीनों की जगह पर मैं रिमूव करके सिर्फ एक माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर यूज कर सकता हूं। कोई डाउट किसी को, नहीं सर, ये बात हो गई क्लियर। इसको मैं यहां पर लगा रहा हूं, देखिए 2 माइक्रोफेरेड का, ठीक। और ये दोनों अभी हमारे पास में एज इट इज हैं, ये एज इट इज हो गया और ये 3 माइक्रोफेरेड का एज इट इज हो गया, ठीक है। यहां तक हो गया, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। अब बेटा इन दोनों को देखो ध्यान से, ये कितना है 2 और ये कितना 1। तो सर ये दोनों की प्लेट्स एक साइड कनेक्टेड है और ये वाली दोनों प्लेट्स दूसरी तरफ कनेक्टेड है। तो मतलब इन दोनों का पोटेंशियल सेम और इन दोनों का पोटेंशियल सेम, तो मतलब ये दोनों किस में है सर, पैरेलल में। और पैरेलल में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। तो मतलब इन दोनों को भी मैं हटाऊं और सिंपल एक सर्किट बना लूं, 3 और इन दोनों को रिमूव करके मैं क्या कर देता हूं, 2 + 1 3, ये आ गया 3।
और ये वाला भी 3। तो मतलब ए और पॉइंट बी के बीच में 3, 3 और 3 माइक्रोफेरेड के 3 कैपेसिटेंस लगे हुए हैं। तो आंसर कितना आ जाएगा? तो सर 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। तो ये आ गया आपके पास में कितना? 1। तो देयरफॉर सी इक्विवेलेंट आपके पास में कितना आ गया बेटा? 1 माइक्रोफेरेड। मींस अब हम क्या कहना चाहते हैं कि इतने सारे कैपेसिटर यूज ना करके हम सिर्फ एक माइक्रोफेरेड का एक कैपेसिटर यूज कर लें, तो जो काम ये सर्किट कर रहा होगा वही काम ये सी इक्विवेलेंट कर देगा। एक आपका कैपेसिटर वही काम कर देगा जो इतना सारा सर्किट ये कर रहा होगा। वही काम कौन कर देगा? एक कैपेसिटर कर देगा। तो इसलिए हम कैलकुलेट करते हैं क्या? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। आगे चलते हैं। फाइंड सी इक्विवेलेंट बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स और वाई के बीच में क्या कैलकुलेट करना है आपको? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। तो देखो ध्यान से, इसको ऐसे देखो, अगर इसको मैं एक्स पॉइंट कंसिडर करता हूं और इसको मैं मान लेता हूं पॉइंट एक्स, इसको मैं मान लेता हूं क्या? पॉइंट एक्स। और इसको मैं मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए पॉइंट वाई, इसको मैं मान लेता हूं क्या? पॉइंट वाई। तो मेरे पास में दो पॉइंट है, एक तो एक्स है और ये एक्स भी हो गया, तो इसको ले लो आप ए भी मान लो, ए, और इसको मान लो आप क्या? बी। ठीक है, ए और बी। तो सर एक पॉइंट है मेरे पास में एक्स और एक पॉइंट है क्या? वाई। एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है क्या? बी। एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट है बी। बेटा फटाफट कैपेसिटर्स को लगाते चले जाइए। तो एक कैपेसिटर मेरा लगा हुआ है एक्स और ए के बीच में, एक्स और ए के बीच में, ये लगा दिया सर। दूसरा कैपेसिटर मेरा लगा हुआ है एक्स और बी के बीच में, एक्स और बी के बीच में, ये लगा दिया सर मैंने। एक कैप देखो, ये हो चुका, ये हो चुका। अब एक कैपेसिटर लगा हुआ है ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में, ये लग गया सर। एक कैपेसिटर, ये हो गया, इसकी बात खत्म करो। एक कैपेसिटर है ए और वाई के बीच में, ये वाला, ए और वाई के बीच में, ए और वाई के बीच में, मतलब ए और वाई के बीच में, ये हो गया। अब ये लास्ट बचा मेरे पास में कितना? बी और वाई के बीच में, बी और वाई के बीच में, ये आ गया। अब देखो ये कितना था सर? एक्स और ए के बीच में जो था ये 2 माइक्रोफेरेड, ठीक। दूसरा वाला जो एक्स और बी के बीच में था, तो सर ये 5। ए और वाई के बीच में, ए और वाई के बीच में सर ये 4 माइक्रोफेरेड। और जो लास्ट था आपके पास में ये है 10 माइक्रोफेरेड। तो ध्यान से देखो, क्या ए पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस, क्या 2/5 इज इक्वल टू 4/10, क्या ये सेम रेशियो आ रहा है? यस सर। तो मतलब ये तो WSB बन गया, व्हीटस्टोन ब्रिज। मींस इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल और इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाता है? सेम। इट मींस ये वाला जो कैपेसिटर लगा हुआ है ये हमारे किसी काम का नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसकी इस वाले एंड का पोटेंशियल और इसका एंड का पोटेंशियल सेम हो गया। क्लियर एकदम? तो इस वाले पर्टिकुलर सर्किट से हम इस कैपेसिटर को क्या कर सकते हैं? रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कंडीशन ये होनी चाहिए, दिस अपॉन दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस अपॉन दिस। तो व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन हमने अप्लाई कर दी। तो बेटा बहुत आसान सा सर्किट मेरे सामने है कि एक तो 2 और उसके सीरीज में 4 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है। नीचे आ जाइए बेटा, ये कितना है सर? 5। और ये कितना है? 10। अब तो बहुत आसान हो गया, एक्स और वाई के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना बिल्कुल आसान हो गया सर। तो 4 और 2 किसमें सर? सीरीज में। 5 और 10 किसमें सर? दोनों सीरीज में। एंड देन आपस में दोनों किसमें? देन पैरेलल में। तो सीरीज में करने के लिए ये दोनों आ जाएंगे 8/6, ये कितना हो जाएगा? 50/15। और दोनों को क्या कर दीजिए आप? ऐड कर दीजिए, दोनों को क्या कर दीजिए? ऐड, क्योंकि दोनों किसमें आ जाएंगे फिर? पैरेलल में। आसान था ये भी। तो कंसेप्ट ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज था इसमें। ये PYQ है बेटा, बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है ये। फाइंड सी इक्विवेलेंट एंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, है ना। सी इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने की बात करते हैं पहले। तो ये आपके पास में 6 वोल्ट की बैटरी है ना। यहां से आपका चार्ज देखो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। जब भी चार्ज डिवाइड हो तो वो पर्टिकुलर ब्रांच किस में आ जाती है? पैरेलल में। अगर सेम चार्ज फ्लो करे तो वो किस में ब्रांचेस होती हैं? आपकी सीरीज में। क्लियर एकदम? ठीक। तो बेटा 6, 6 और 6, ये तीन कैपेसिटर 6 माइक्रोफेरेड ईच
आर इन सीरीज, तो इन तीनों का मैं इक्विवेलेंट बोल देता हूं सी डैश। तो कितना हो जाएगा ये बेटा, 1/सी डैश इक्वल्स टू 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 करके कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये आ गया आपके पास में 1/सी डैश की वैल्यू कितनी, 3/6। तो सी डैश आ गया आपके पास में 2 माइक्रो फैरेड। इसमें कोई डाउट तो नहीं, 2 माइक्रो फैरेड आ गया, मतलब इन तीनों को हटा करके मैं 2 माइक्रो फैरेड यूज कर सकता हूं। ठीक है सर। अब ये जो 2 माइक्रो फैरेड का आया इनका इक्विवेलेंट, उसके साथ में ये 2 माइक्रो फैरेड किस में है सर? सर ये तो पैरेलल में आ गया, क्योंकि आपका ये कुछ ऐसे दिख रहा होगा और इसके साथ में दूसरा ऐसे है, और ये आपकी बैटरी यहां पर ऐसे कनेक्टेड हो गई। ठीक, बहुत बढ़िया सर। तो ये आपका 2 और ये भी क्या, 2 माइक्रो फैरेड का। तो 2 और 2 किस में आ गए सर? ये दोनों तो पैरेलल में हैं, तो 2 और 2 डायरेक्ट ऐड कर दीजिए 4। तो आपका इक्विवेलेंट सर्किट आपको कुछ ऐसा लगा कि ये तो 4 माइक्रो फैरेड का कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस दी 6 वोल्ट बैटरी। ये इतना सिंपल सा क्वेश्चन बन गया। इतना सिंपल सा क्वेश्चन बन गया है। तो सर Q इज इक्वल टू कैलकुलेट कर लो, Q इज इक्वल टू CV से। तो Q मतलब यहां से जाने वाला जो चार्ज है वो कितना होगा, नेट चार्ज कमिंग फ्रॉम द बैटरी, कितना होगा वो CV, यानी कि 4 × 6, यानी कि 24 माइक्रो कूलम का आपका चार्ज यहां इस बैटरी से चला होगा। 24 24 24 माइक्रो कूलम का चार्ज यहां से आपका चला होगा। अब आगे देखो, ये नेट कितना था सर? ये 2 था, और ये भी कितना है, 2 है। तो जो 24 यहां से चला, तो दोनों में आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा, 12 माइक्रो कूलम और ये भी 12 माइक्रो कूलम। क्लियर एकदम बात? तो हर एक कैपेसिटर पर अगर हमें चार्ज बताना है, तो सर इस पे चार्ज मैं बता सकता हूं कितना, 12 माइक्रो कूलम। इस पर कितना सर? यहां पर चार्ज आ रहा है 12 माइक्रो कूलम। इस पर भी कितना, क्योंकि सीरीज में है आपके तीनों कॉम्बिनेशन, तो 12 माइक्रो कूलम। एंड इस पर भी कितना बेटा, 12 माइक्रो कूलम का चार्ज जा रहा होगा। क्लियर एकदम? अच्छा क्वेश्चन है ये भी, बोर्ड में पूछा गया है। फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। पॉइंट ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मेरे को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो बहुत आसान है ये भी। देखो, 4 और 4 किस में है सर? सीरीज में। तो 4 4 का कितना सर? तो बेटा आप थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है ना? तो 4 4 का कितना, 2। 6 और 3 का देखो, 3 × 6 / 6 + 3 9, तो 18/9 दैट इज 2। आप इसको भी याद रख लें, 6 3 का कितना, 2। तो 4 4 का कितना, आधा, और 6 3 18/9 कितना, 2। तो नीचे वाला कितना आ गया बेटा, 2, और ऊपर वाला भी कितना आ गया, 2। और दोनों किस में आ गए अब? दोनों सर पैरेलल में। तो पॉइंट ए और बी के बीच में सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 माइक्रो फैरेड का आपका सी इक्विवेलेंट आ जाएगा बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। क्लियर एकदम? अच्छा क्वेश्चन था ये भी। देखिए बेटा, केवीएल अप्लाई करना और सिखाता हूं तुम्हें। अगर आपको कैपेसिटिव सर्किट मिले और उसमें आपको केवीएल अप्लाई करने को मिल जाता है, तो कैपेसिटर को आप रिप्लेस कर देना एक बैटरी से, है ना, बैटरी सोर्स से रिप्लेस कर देना ऑफ वोल्टेज Q/C। देखो Q इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, CV। तो वोल्टेज कितना होगा, Q/C। ये बात समझ में आ गई? कैपेसिटर को हटाओ और बैटरी सोर्स से रिप्लेस कर देना एंड अप्लाई दी KVL इन वेरी इजी मैनर। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करेंगे बेटा। यहां पर आपसे पूछे हैं कि फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट ए पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा। ठीक है, तो देखो पहले तो देखो ये ग्राउंडेड है, ग्राउंड का मतलब इसका पोटेंशियल कितना, 0 वोल्ट। यहां से आपने देखा कैपेसिटर, तो कैपेसिटर इज नथिंग बट अ बैटरी सोर्स। ठीक है ना, किससे रिप्लेस कर देना है आपको, बैटरी सोर्स से। ठीक, तो पॉजिटिव टर्मिनल ये रहा सर, नेगेटिव ये रहा। अब इसका वोल्टेज कितना है, अगर ये बैटरी आपने बना दी है तो सर इसका वोल्टेज कितना, तो वोल्टेज आप ऐसे कैलकुलेट करोगे, Q इक्वल टू CV से और V इज इक्वल टू Q/C से। बेटा Q बोलो, Q है सर इसका, Q है इसका 20 माइक्रो कूलम, और सर इसका C कितना है, C है बेटा 5 माइक्रो फैरेड। तो बेटा ये आपके पास में आ गया 4 वोल्ट। 4 वोल्ट आ गया आपके पास में, है ना। तो ये बैटरी का जो वोल्टेज आया 4 वोल्ट। अब आगे क्या है, एक दूसरी बैटरी मिली। ठीक है, दूसरी बैटरी मिली, ये पॉइंट ए मिल गया।
इस बैटरी का कितना वोल्टेज है सर? 5 वोल्ट। तो एक सिंपल सा सर्किट आपके पास में है। क्या क्या? 4 वोल्ट की बैटरी ये रही, 5 वोल्ट की बैटरी ये रही, नेगेटिव ये रहा, पॉजिटिव ये रहा, ठीक है ना? और यहाँ पर 0 वोल्ट है। तो सर यहां से चलते हैं हम, है ना, यहां से चलते हैं, केवीएल लगाते हैं तो 0, ठीक। यहां से चले कनेक्टिंग वायर, कुछ नहीं, पॉजिटिव से नेगेटिव पे निकले तो कितना? -4 वोल्ट, -4 वोल्ट। आगे कनेक्टिंग वायर है, फिर माइनस से प्लस पर पहुंचे तो +5 वोल्ट, बराबर पहुंच गए कहां पर? ए पर, तो बराबर VA। सो VA आपके पास में बेटा कितना आ गया? 5 - 4 दैट इज 1 वोल्ट। VA की वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई? 1 वोल्ट आ गई। तो जब भी कैपेसिटर आपको दिखे इन अ सर्किट, तो उसको रिप्लेस किससे कर देना है आपको? बाई अ बैटरी सोर्स ऑफ वोल्टेज Q बाई C। और आप फटाफट केवीएल अप्लाई कर सकते हो। जब भी आपको केवीएल अप्लाई करना हो तो कैपेसिटर को किससे रिप्लेस कर देना आप इस तरह के सर्किट में? एक बैटरी सोर्स से, ठीक है, बैटरी सोर्स से। आगे चलते हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर एक हेक्सागोनल शेप में आपके कैपेसिटर्स कनेक्ट करके इन्होंने दे रखे हैं, और हमें टर्मिनल ए और टर्मिनल बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करके बताना है। तो देखो इसमें बहुत आसान तरीके से सोचना, अगर आप इधर से चल दोगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक। तो आप ऐसे चलो जहां पर आपका जो वेरिएशन है एंड की तरफ चल रहा हो। तो ध्यान से अगर देखो तो यहां मेरे को ये दोनों किस में दिख रहे हैं? ये दोनों देखो, यहां से आप सीरीज में नहीं कंसिडर कर पाओगे, तो इधर से चलना बेकार है। यहां से देखो तो बेटा 4 और 4 किस में है? सीरीज में। तो 4 4 का कितना? 2। 4 4 का कितना? 2। दोनों को हटाओ और 2 का 1 लगाओ, ठीक। ये 2 और ये 2 देखो, ये टर्मिनल दोनों का और ये सेम है, तो मतलब ये 2 और 2 सर पैरेलल में, तो 2 और 2 का कितना हो गया? 4। इनको हटाओ और कितने का लगाओ? 4 का। 4 4 2, 2 2 4, ठीक है, यहां तक 4 आ गया, ठीक है। और 4 4 का फिर 2, यहां तक आ गया 2। 2 और 2 4, 4 और 4 2, तो मतलब यहां तक तो आ गया 2, और इसके पैरेलल में कितना है? 2। ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, तो 2 और 2 आपके पास में 4 माइक्रो फेरेड का सीक्वेलेंट आ गया। इतनी स्पीड से आपको कैलकुलेट करना होगा, ठीक है, इतनी स्पीड से आपको कैलकुलेट करना होगा। थोड़ा और इसको डिटेल में मैं बताता हूं एक बार। देखो दोबारा देख लीजिए एक बार। देखिए ये सारे माइक्रोफेरेड 4 माइक्रोफेरेड के हैं बाहर वाले, और अंदर वाले 2 2 माइक्रोफेरेड के हैं, ठीक। तो ये 4 और 4 सीरीज में है, तो इन दोनों को रिप्लेस करो, रिमूव करो, और किससे रिप्लेस कर दो? 4 4 का 2 से। 4 4 का कितना? 2 हो जाता है, तो ये 2 का आ गया। बेटा ये 2 और ये 2, ये 2 और ये 2, ये 2 था ना अभी, तो 2 और 2 का कितना हो गया? 4। इन दोनों को हटाओ, इन दोनों को रिप्लेस करो किससे? 4 से। अब मतलब यहां पर इनकी जगह पर 4 का लगा दिया आपने। अब देखो फिर से, ये 4 माइक्रोफेरेड और ये 4 कितना हो गया? दोनों को रिप्लेस करो 2 से। सही बात है, इन दोनों को रिप्लेस कर दिया आपने किससे? 2 से। 2 माइक्रोफेरेड हो गया। और सर ये भी 2 माइक्रोफेरेड है, तो 2 और 2 पैरेलल में दिख गए, तो दोनों पैरेलल में हैं, तो दोनों को हटाओ, और पैरेलल में क्या कर देते हैं हम? डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। तो इनकी जगह पर क्या लगा दो आप? इनकी जगह लगा दो आप 4। 2 और 2 का 4, तो 4 और ये 4 सीरीज में आ गए, तो दोनों को हटाओ, दोनों को हटाओ, 4 और 4 का कितना कर दो बेटा? 2। 4 और 4 का कितना कर दो? 2। ये 2 माइक्रोफेरेड का आ गया। अब वंस अगेन 2 और 2, 2 और 2 फिर से पैरेलल में है, तो दोनों को रिमूव करो, और बेटा कितने का लगा दो आप लगा दो अब 4 का। 2 और 2 कितना? 4 माइक्रोफेरेड। अब ये टर्मिनल ए यहाँ है और बी यहाँ है, तो चार्ज फ्लो करा के देख लो कि आपको अगर ऐसा महसूस हो रहा हो कि कहीं ये पैरेलल में तो नहीं, तो चार्ज फ्लो करा के देख लो, तो जो चार्ज यहाँ आएगा वही चार्ज इसमें जाएगा। तो मतलब ये और ये दोनों सीरीज में है, तो 4 और 4 सीरीज में है, मतलब दोनों को हटाओ, और बेटा सिर्फ ए कनेक्ट कर दो, कितना? 2 का। 4 4 का सीरीज में कितना? 2। यहां तक सर्किट आपका बिल्कुल रिड्यूस हो गया। अब देखो ए और बी के बीच में एक कैपेसिटर ऊपर है 2 का, और एक कैपेसिटर नीचे है 2 का, तो ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? पैरेलल में क्या करते हैं हम? डायरेक्ट ऐड करते हैं, तो सी इक्विवेलेंट आपके पास में आ गया बेटा 4 माइक्रो फेरड। 4 माइक्रो
फैरेड। आसान था एकदम, कोई दिक्कत वाली बात इसमें होनी नहीं चाहिए। ठीक है, ये ट्रेंड में है आजकल, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इनको करने का बहुत आसान तरीका मैं बताने वाला हूं अभी, देखो बेटा। कनेक्टिंग वायर का मतलब है नो पोटेंशियल ड्रॉप। कनेक्टिंग वायर में पोटेंशियल ड्रॉप हम जीरो मानते हैं, हालांकि कुछ तो होता होगा, बट प्रैक्टिकली अगर हम थ्योरेटिकली माने तो जीरो, प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ ड्रॉप होता होगा। ठीक, तो कनेक्टिंग वायर मतलब नो पोटेंशियल ड्रॉप। इट मीन्स अगर मैं इसको पॉइंट ए बोलता हूं तो ए ही यहां पर कह सकता हूं, वही पोटेंशियल यहां, मतलब ये पॉइंट भी ए है और ये पॉइंट भी ए और ये पॉइंट भी ए हो सकता है। तो तीन कैपेसिटर ऐसे आपको सीरीज में दे करके और कनेक्टिंग वायर यहां पर आपने अटैच कर दिए हैं, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी पूछेंगे। ठीक है, तो देखो ध्यान से बेटा, ये पॉइंट ए है, ये भी ए और ये भी ए। अगर ये पॉइंट बी है और ये कनेक्टिंग वायर है तो यहां भी बी आप कह सकते हो, यहां भी बी कह सकते हो। इट मीन्स यहां पर भी आप बी कह सकते हो, यहां भी पॉइंट बी कह सकते हो। ठीक, तो आपके पास में केवल दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी। तो एक कैपेसिटर देखो, पॉइंट ए, ये रहा पॉइंट ए और बी के बीच में कनेक्ट करो। ए और बी के बीच में पहला कैपेसिटर लगा दिया, फिर ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में ये दूसरा कैपेसिटर अप्लाई कर दिया, ये दूसरा हो गया। फिर से देखो, ये पॉइंट भी क्या है सर, ये पॉइंट भी ए है, ये पॉइंट भी क्या है ए, और इधर ये बी। तो ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में तीसरा कैपेसिटर भी अप्लाई कर दिया। तो अगर सबका कैपेसिटेंस देखो सी है, तो सी इक्विवेलेंट बेटा कितना लिख दूं मैं, तीनों किसमें है, पैरेलल में, तो 3C। ये कितना आ गया आंसर आपके पास में, 3C। ठीक है, और देखो अच्छी तरह से देखो, एक बात बताऊं, अगर दो कैपेसिटर हैं बेटा, अगर दो कैपेसिटर हैं, सही, और इसमें से मैंने एक को इस तरह कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया, तो क्या ये कैपेसिटर मेरे काम का बचा, नहीं, क्योंकि सर इसकी ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट दोनों किस पर आ गई, सेम पोटेंशियल पर आ गई, सेम पोटेंशियल पर आ गई। तो इसमें कोई पोटेंशियल ड्रॉप डेवलप हुआ ही नहीं। इट मींस ये कैपेसिटर मेरे लिए बेकार है। अगर दो को कनेक्ट कर दूं मैं सीरीज में इस तरह से कनेक्टिंग वायर से, तो ये दोनों बेकार हो गए, ये दोनों कैपेसिटर मेरे लिए क्या हो गए, बेकार हो जाएंगे। चलो तो देखते हैं अब आगे। बेटा देखो, ये पॉइंट ए है आपके पास में और ये पॉइंट बी, तो इट मींस यहां पर अगर ये ए पॉइंट है तो यहां भी आपका ए पॉइंट ही होगा। ठीक है, अब ये देखो, यहां पर आप मान लो थोड़ी देर के लिए एक्स पॉइंट, अगर ये एक्स है तो यहां भी एक्स होगा, यहां भी एक्स होगा, और इट मींस यहां पर भी आपका एक्स ही होगा। यहां एक्स है, यहां भी एक्स होगा, यहां भी एक्स होगा और यहां भी एक्स होगा, तो मींस यहां पर भी एक्स ही होगा। तो पॉइंट आपके पास में बेटा तीन, एक तो है बेटा ए पॉइंट, फिर एक है आपके पास में एक्स पॉइंट, और एक पॉइंट है क्या बेटा बी। तो बेटा अब देखो कैपेसिटर्स को, एक कैपेसिटर ये वाला ए और एक्स के बीच में, ए और एक्स के बीच में, ये आपने कर दिया, इसके इसके ऊपर राइट लगाओ। दूसरा कैपेसिटर ये वाला ए और एक्स के बीच में, मतलब एक्स और इधर क्या ए, एक्स और ए के बीच में, सर ये लगाया हमने, कोई डाउट नहीं, इसके ऊपर भी खत्म करो। चलो तीसरा कैपेसिटर ये वाला ए और एक्स के बीच में है ना, फिर से वही बात, ए और एक्स के बीच में, ए और एक्स के बीच में, ये लग गया जी सर, बिल्कुल करेक्ट एकदम। अब ये इसकी कहानी भी खत्म। अब इधर आ जाओ बेटा, एक ये कैपेसिटर एक्स और एक्स के बीच में है, मींस ये दोनों कैपेसिटर मेरे लिए बेकार हो गए, ये वेस्ट हो गए। क्यों, क्योंकि यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल सेम हो गया, तो ये किसी काम के नहीं है, दीज आर ऑफ नो यूज, दीज आर ऑफ नो यूज। अब तीसरा, एक नया कैपेसिटर एक और आपको दिख रहा है, ये बेटा एक्स और बी के बीच में, एक्स ये रहा और सर बी ये रहा। सबकी कैपेसिटी अगर सी है, सबका कैपेसिटेंस कितना है सी, तो बड़े आराम से आप इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे सर, तो सी 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 पैरेलल में 3C, 3C, और ये सी किस में आ गया, सीरीज में, तो 3C इंटू सी अपॉन 3C प्लस सी, दैट इज 4C। तो 3/4C आपके पास में सी इक्विवेलेंट आपका आ जाएगा। क्लियर एकदम। तो कनेक्टिंग वायर वाली जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम इस तरह से सोल्व करेंगे। क्लियर एकदम, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है, आसान है ये भी। देखो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई तरह की बुक्स में आप देखने को मिलेगा ये वाला क्वेश्चन, और कई तरह की फॉर्मेट में आपको मिलता है। देखो इस तरह से भी आपको क्वेश्चन नहीं मिलता है, देखिए इस तरह से।
इस तरह से भी आपका ये क्वेश्चन बन जाता है। तो यहां से आपको टर्मिनल ए दे देंगे, यहां पर आपको टर्मिनल बी दे देंगे। सारे कितने हैं? 2C, 2C, 2C और 2C। तो सर सी इक्विवेलेंट बिटवीन, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी अगर हम पूछें तो 1 सेकंड में आप कैलकुलेट करके बता सकते हो। तो 2C और 2C सीरीज में कितना हो गया? C। कितना हो गया ऊपर? C। और 2C और 2C का कितना हो गया नीचे भी बेटा? C। तो ये C और ये C दोनों किसमें? पैरेलल में। तो सी इक्विवेलेंट आपका कितना हो जाएगा? सी इक्विवेलेंट आ जाएगा 2C। ठीक है, इस तरह से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इधर देखो बेटा, ये आपका सेंटर है सर्कल का, और ये आपका कनेक्टिंग वायर से इन्होंने कनेक्ट कर दिया, और इस तरह से चार कैपेसिटर आपके 2 माइक्रोफैरड के अप्लाई कर दी हैं, और ये जो सरकमफ्रेंस है इस पॉइंट को इन्होंने बोल दिया बी। अगर ये बी है और ये कनेक्टिंग वायर है टोटल सरकमफ्रेंस, तो ये पॉइंट भी क्या? बी। ये पॉइंट भी क्या? बी। और ये पॉइंट भी क्या कह सकते हो आप? सर ये पॉइंट भी बी होगा। तो ये वाला कैपेसिटर ए और बी के बीच में कनेक्टेड है। ये पॉइंट ए लगा दीजिए और ये पॉइंट मान लीजिए आप क्या? बी। तो एक कैपेसिटर मेरा ए और बी के बीच में, इसका काम खत्म। दूसरा कैपेसिटर ए और बी के बीच में, ये भी आ गया सर ए और बी के बीच में, चलिए इसका भी काम खत्म। ए और बी के बीच में तीसरा कैपेसिटर भी है सर एक, ये रहा, ये आ गया जी। चौथा कैपेसिटर आपका ए और बी के, ये भी आपका ए और बी के ही बीच में है। तो सारे आपके कितने हैं? 2 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड, 2 और चारों किस में है? सर पैरेलल में। तो सी इक्विवेलेंट आपका 1 सेकंड में आ गया, 2 2 4 2 6 और 2 8 माइक्रोफेराड। 8 माइक्रोफेराड का कैपेसिटेंस आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया। क्लियर सर? तो प्यारे बच्चों, लास्ट इसमें टॉपिक बचता है, दैट इज सी इक्विवेलेंट ऑफ प्लेट्स, है ना। अगर हम अरेंजमेंट ऑफ द प्लेट्स कुछ इस तरह से देते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट बुक्स की अगर हम बात करें तो बहुत टिपिकल मेथड से आपको ये कराए जाएंगे। मैं आपको बहुत सिंपलेस्ट वे बताऊंगा। मैं चाहता हूं तो दोनों मेथड आपको बता देते, लेकिन टाइम की लिमिटेशन है। चलिए कोशिश करते हैं दोनों को करने की, ठीक है। तो बेटा देखो, यहां पर सबसे पहले ये आपकी आइडेंटिकल सारी जो प्लेट्स हैं कैसी होनी चाहिए? आइडेंटिकल मींस, आइडेंटिकल का मतलब कि एरिया एंड सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, एरिया एंड सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज सेम। ठीक। अब सबसे पहले आप नंबरिंग करें, और नंबरिंग करें तो इस तरह के मेथड से हम क्या कर सकते हैं? मटेरियल को बचाने की, यानी कि कॉस्ट ऑफ द मटेरियल क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं। ठीक है, कॉस्ट ऑफ द मटेरियल क्या करते हैं? रिड्यूस। देखो कैसे, एक बार समझ लीजिए। ये मेरे को मान लीजिए दो कैपेसिटर बना रहे हैं, तो मेरे को क्या चाहिए? 4 प्लेट्स चाहिए। तो मटेरियल कितनी प्लेट्स का चाहिए? 4 का। तो मैं एक काम कर लेता हूं, कि 3 प्लेट्स यूज करूं, है ना। 2 को इस तरह से यूज कर लेते हैं, और 2 को इस तरह से यूज कर लेते हैं। ठीक है। तो इसमें देखो हमारा बेनिफिट हो जाता है, बहुत सारा मटेरियल, हमारा मटेरियल की जो कॉस्ट है वो बच जाती है, क्योंकि एक जो प्लेट है वो कॉमन प्लेट का काम कर देती है, इसके लिए भी और इसके लिए भी। ठीक है। तो 1 2 3 कैपेसिटर बन जाएंगे। कितने बन गए? 1 2 और 3 बन गए। तो सीधे सीधे 2 प्लेट्स का मटेरियल बच गया। जहां मेरे को 4 प्लेट्स की वजह से 2 कैपेसिटर अवेलेबल हो रहे थे, अब देखो 1 2 3 कैपेसिटर अवेलेबल हो जाएंगे। तो मैं कॉस्ट ऑफ द मटेरियल बचा लेता हूं, किससे? इस तरह के कॉम्बिनेशन से, है ना। इसको बोलते हैं शेयरिंग ऑफ द प्लेट्स। ठीक है। तो शेयरिंग के ऊपर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आपकी पूछी जाती हैं, तो सबसे आसान मैं तरीका आपको बताऊंगा। पहले देखो सिंपल वाला तरीका, ए और बी आपके पास में पॉइंट्स हैं, ए और बी आपने लिख लिया। ठीक। अब आप देखोगे कि पहली प्लेट जो नंबरिंग आपने करी है वो ए से कनेक्टेड है, तो पहली प्लेट को ए से कनेक्ट कर दिया। दूसरी प्लेट बी से कनेक्टेड है, तो दूसरी प्लेट को बी से कनेक्ट कर दिया। एक आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर तैयार हो गया। ऐसे ही 2 और 3, दूसरी आपकी किस पे कनेक्टेड है? बी पर, और तीसरी ए पर। तीसरी को ए से कनेक्ट कर दिया, दूसरी को बी पे कनेक्ट कर दिया। लाइकवाइज तीसरी प्लेट ए पर, तीसरी प्लेट ए पर, और फोर्थ प्लेट बी पर, फोर्थ प्लेट बी पर। ये आपका ट्रेडिशनल मेथड है जो आपको बुक्स में मिलता है। ठीक है, ये आपका ट्रेडिशनल मेथड है जो आपको बुक्स में मिलता है। मैं इसका एक बहुत अच्छा लॉजिकल आपको फंडा बताता हूं, आपको ज्यादा टेंशन लेने की इसमें नीड नहीं होगी। ठीक, देखो सबसे पहले बेटा नंबरिंग कर देंगे। क्या कर देंगे? नंबरिंग। क्या कर देंगे? नंबरिंग। नंबरिंग मैंने करी 1 2 3 एंड 4। तो ए पर देखो क्या क्या नंबर आ रहा है? सर एक तो 1 है और एक 3 है।
तो यहां पर मैं लिख दूंगा 1 और 3। ठीक है, अब बी पर देखो क्या क्या नंबर है, तो 2 और 4। बी पर मेरे पास में जो नंबर है बेटा वो है 2 और 4। अब काम हो गया बिल्कुल सिंपल। ठीक है, तो बेटा देखो ये जो कैपेसिटर है, एक और दो, एक और दो प्लेट से मिलकर बनने वाला कैपेसिटर है, एक और दो प्लेट से मिलकर बनने वाला कैपेसिटर है ये। तो एक कहां पर है सर, ये रहा, उठाओ। और दो कहां पर है सर, यहां है, उठाओ, बना दो। ठीक, अच्छा, दो और तीन से मिलकर बनने वाला जो कैपेसिटर है वो ये है। दो कहां पर है सर, ये रहा, उठाओ तो। तीन कहां पर है सर, ये रहा, उठाओ, लगा दो। ये बन गया कैपेसिटर। क्लियर एकदम। तीसरी बात, तीन और चार से मिलकर बनने वाला कैपेसिटर यहां पर है ये, कुछ नहीं देखना आपको। तीन कहां पर है सर, ये रहा। चार कहां पर है सर, ये रहा। ये आ गया। इससे आसान तरीका आपको नहीं मिलेगा। तो तीनों किस में आ गए, ये तीनों आ गए पैरेलल में। तो अगर एक का सी इक्विवेलेंट सी, एक का कैपेसिटेंस सी है, तो नेट कितना हो गया आपके पास में बेटा, 3C। नेट कितना हो जाएगा, 3C आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, ये सबसे बेस्ट मेथड है। हालांकि इससे भी करते हैं, इसमें भी थोड़ा सा टाइम टेकिंग है ज्यादा। इसमें आपको ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, आप फटाफट इसको अप्लाई कर सकते हो। देखो थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन लेकर चलते हैं। देखो सुनो बेटा, ये आपके पास में दो प्लेट्स ए से कनेक्टेड हैं, दो प्लेट्स बी से कनेक्टेड हैं, और जो तीसरी ये जो प्लेट आपको दिख रही है, ये किसी से कनेक्टेड नहीं है। तो हमने कहा ये किसी तीसरे नंबर एक्स से कनेक्टेड है, इसको मैंने एक्स बोल दिया, है ना। हालांकि कनेक्टिंग मोड में दिखेंगे नहीं आपको, ये बिल्कुल अकेली प्लेट्स हैं। तो इन दोनों को आप किसी नए पॉइंट एक्स से कनेक्टेड मान लो। ठीक है, किसी नए पॉइंट एक्स से कनेक्टेड मान लो। ठीक है, अब क्या होगा इसमें, ए के पास में, बेटा ए के पास में जो जो प्लेट्स की नंबरिंग है, नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4 5 6। तो ए के पास में क्या क्या है सर, एक है और तीन है, एक है और तीन है। बी के पास में क्या है सर, 4 और 6। बी के पास में क्या है, बी के पास में क्या है, 4 और 6। बिल्कुल ठीक है सर। एक पॉइंट है आपके पास में कहीं बीच में एक्स, बीच में क्या है पॉइंट एक्स। उसके पास में क्या क्या है सर, 2 और 5, ये 2 और 5। ये बात क्लियर हो गई। इस तरह से आपने नंबरिंग कर दी और सबके डिजिट्स आपने प्रोवाइड कर दिए। यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं, आप बस बना दीजिए। ये पहला कैपेसिटर किस किस के बीच में है, एक और दो। एक किसके पास में है, यहां से उठाओ। दो किसके पास में, ये रहा, बनाओ कैपेसिटर। इससे आसान तरीका नहीं है, अदरवाइज इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन बच्चे को हो जाती है। अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, क्लियर एकदम। तो बहुत आसान तरीका मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश करी है। देखो अब दो और तीन, दो और तीन, तो आंख बंद करो, दो और तीन ढूंढो। तीन ये रहा सर, दो ये रहा, उठाओ उठाओ, लगाओ। ठीक है, फिर तीसरा देखो, ये कैपेसिटर हो गया, ये कैपेसिटर हो गया, इसको देखते हैं। तीन और चार, तीन और चार कहां पर है सर, तीन ये लिखा और चार यहां पर है। तो तीन यहां से उठाओ और चार यहां से लगाओ, ये बन गया। ठीक है, अब देखो चार और पांच, चार और पांच, सर चार और पांच देख लो बस कहां है, चार ये रहा, पांच ये रहा। कुछ नहीं करना आपको, कैपेसिटर लगा देना बस। ठीक है, पांच और छह, पांच ढूंढो सर, ये रहा पांच, और छह कहां है सर, ये रहा। ठीक है जी, बिल्कुल। तो आपका जो कॉम्बिनेशन बना, ये कुछ ऐसा बन गया, देखो। ये आ गया। तो ये दोनों सर पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में, उसके बाद में दोनों सीरीज में, तो जो इक्विवेलेंट आएगा उसके साथ साथ में ही पैरेलल में। ठीक, तो सर देख लेते हैं कितना कितना आएगा आंसर। सबके जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हैं, सबके जो सिंगल कैपेसिटेंस हैं वो सी सी है, मान लीजिए सबके कितने हैं, सी। तो सी और सी कितना हो गया बेटा, 2C। ये दोनों हटाओ, 2C लगाओ। ये दोनों भी कितने हो गए सर, 2C। 2C और 2C सीरीज में सर, सी, सी और सी पैरेलल में, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2C। आंसर कितना आ जाएगा, 2C। तो चलिए इस लेक्चर को यहीं पे करते हैं कंप्लीट। काफी लेंदी लेक्चर हो गया, लेकिन मैंने इसमें हर एक चीज को इन्वॉल्व करने की कोशिश करी है। आप लोग मेहनत करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, PYQs करिएगा, और मैं ये मानता हूं कि ज्यादातर आपके जो PYQs हैं मेरे कंसेप्ट से हो जाएंगे। ओके।